वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज स्टूडेंट। अभी तक हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख चुके हैं प्रीवियस पार्ट के अंदर। एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। आज हम स्टडी करेंगे टॉर्क एंड फोर्स ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क जो कि एक रोटेशनल फोर्स ही होता है, तो उसको जो है कैसे फाइंड आउट किया जाता है। यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल रखा हो तो उस पर जो टॉर्क होता है यानी कि रोटेशनल जो फोर्स लगता है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो हम उसको स्टडी करेंगे। तो देखिए ये मेरे पास जो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और इसके अंदर हमने एक जो है डाइपोल रखा हुआ है, या नेगेटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो एक डाइपोल बना रहे हैं। और ये डाइपोल मूवमेंट जो है इसकी डायरेक्शन जो है नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ होती है, आपको मालूम है ये बात। और जो ये डाइपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो है एंगल थीटा बना रहा है, ये देखिए एंगल थीटा है। और इस पर जो है डाइपोल के ए और बी पॉइंट पर जो पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो उस पर जो है फोर्स जो है आपके राइट साइड में होता है, इस पर फोर्स जो है लेफ्ट साइड में लगेगा। इस तरह से दोनों फोर्स जो है अपोजिट साइड में वर्क करते हैं। तो देखिए सब कुछ मैंने मेंशन किया है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है लेंथ 2a का, और उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, एंगल थीटा बनाता है ई के साथ। और एक फोर्स है जो इक्वल मैग्नीट्यूड का है, क्यू ई मैग्नीट्यूड। फोर्स अपन जानते हैं कि आपको पहले पढ़ा चुके हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नोट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एफ अपॉन क्यू नोट, देखिए ये आप पहले पढ़ चुके हैं, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट। ठीक है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो फोर्स क्या आएगा, क्यू इंटू ई आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर क्यू ई लिखा है। ठीक है, तो अभी आप ये ध्यान रखना है आपको। तो फोर्स जो है क्यू ई वर्क कर रहा है बोथ चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, लेकिन जो डायरेक्शन है दोनों फोर्स की वो अपोजिट है। ये तो रिपेल कर रहा है, इधर जाएगा, ये अट्रैक्शन की वजह से इधर फोर्स होगा, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव अट्रैक्ट होगा। और जो रिजल्टेंट जो फोर्स होता है जो है ऑन डाइपोल पर, वो क्या आएगा, रिजल्टेंट फोर्स यानी कि टोटल जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि जो है ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस की साइन की वजह से ये जीरो हो जाता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो विल नॉट शो लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन। लीनियर, इसी कारण से जो है ये डाइपोल जो है क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में इस तरह से मोशन नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि जो है टोटल जो फोर्स है उस पर नेट फोर्स है वो जीरो हो गया है। तो ये इस तरह से यहाँ पर जो देखिए जैसे मेरे पेन है, इस तरह से मोशन नहीं करेगा क्यों, क्योंकि फोर्स क्या है, एंटी पैरेलल है, अपोजिट है टू ईच अदर, एंड वर्किंग एट डिफरेंट पॉइंट्स ए एंड बी पर, डिफरेंट पॉइंट पर वर्क कर रहे हैं, एंटी पैरेलल है, इसलिए नहीं हो सकता। और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के भी हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि ये दोनों जो फोर्स है इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, ये कपलिंग फोर्स जरूर बनाएंगे। कपलिंग फोर्स यानी कि एक टॉर्क बनाएंगे, और टॉर्क जो कि रोटेशनल फोर्स में बता चुका हूँ वो इसके अंदर जरूर बनेगा। और डाइपोल के ऊपर, तो ये डाइपोल क्या करेगा जो है इस तरह से जो है रोटेशनल मोशन जरूर करेगा। तो जो टॉर्क लगता है या जो रोटेशनल जो फोर्स लगता है इस पर, उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो जरूर इस पे काम करेगा। ध्यान रखिए स्टूडेंट, मैंने बोला कि लीनियर मोशन नहीं करेगा ये डाइपोल, लेकिन ये डाइपोल जो इस तरह से जो है टॉर्क यानी कि रोटेशनल फोर्स की वजह से इस तरह से मोशन जरूर करेगा। और टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, वो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन। ये हम जानते हैं, ये बेसिक है कि टॉर्क क्या होता है, जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप ये समझ लीजिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे पास जो फोर्स है वो क्या है, एफ है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, बीसी है। जो इन दोनों जो है लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स की, इधर जो है माइनस क्यू इधर है और प्लस क्यू ये, तो इन दोनों जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये देखिए ये लाइन ऑफ एक्शन है इस फोर्स की इधर साइड में, इस फोर्स की इस साइड में। तो इन दोनों लाइन ऑफ एक्शन के जो बीच में जो ये गैप है परपेंडिकुलर, उसको लेते हैं, ध्यान रखना, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें लेनी होती है बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन और फोर्स। तो ये हमने BC ले ली है, ये BC है, और F जो एज इट इज रख दिया है। अब आप देखिए, आप जानते हैं कि जो परपेंडिकुलर होता है अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है BC की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2a साइन थीटा। AB क्या है, 2a है, ये देखिए, तो 2a साइन थीटा हमने यहाँ लिख दिया है। अब ये हमारे पास जो है F की वैल्यू QE है, ये हम जानते हैं। तो ये देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ, ये F इंटू BC करेंगे, F इंटू 2a साइन थीटा, और ये F की वैल्यू QE है, तो 2a साइन थीटा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और जो है आपका Q इंटू 2a P होता है, E एज इट इज हो जाएगा साइन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन दैट वी हैव ड्राइव्ड फॉर टॉर्क। ध्यान रखें स्टूडेंट, तो टॉर्क जो है हमारा फाइनल हुआ PE इंटू साइन थीटा।
वेयर पी क्या है, डायपोल मोमेंट है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म जिसके अंदर वो डायपोल रखा हुआ है, और थीटा एंगल है जो पी और ई के बीच में होता है। ठीक है, आगे देखिए, दिस टॉर्क इक्वल टू पी इंटू ई हो जाएगा यदि साइन थीटा क्या हो 1 हो, यानी कि थीटा क्या हो जाए 90 हो जाए तो ये 1 हो जाएगा। तो ये p इंटू वैक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखेंगे तो ये टॉर्क इक्वल टू पी इंटू हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आपको मालूम है साइन थीटा हट जाएगा, साइन को हटा देते हैं और इसकी जो यूनिट है वो न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगी। न्यूटन इंटू मीटर कैसे बनाया गया है, क्योंकि हमने पढ़ा है पहले टॉर्क क्या आया था ऊपर p इंटू जो है वो सॉरी q इंटू 2a आया था, तो यहाँ पर जो सॉरी f इंटू 2a साइन थीटा आया था, तो f तो क्या हो गया न्यूटन हो गया और 2a साइन थीटा क्या हो गया मीटर हो गया, तो न्यूटन मीटर इसकी यूनिट हो गई है। और डायरेक्शन ऑफ टॉर्क जो है हमेशा ध्यान रखें वो परपेंडिकुलर होती है टू द प्लेन ऑफ पी एंड ई। तो p और e जो है दोनों एक ही प्लेन में रहते हैं, लेकिन जो टॉर्क जो लगेगा वो कहाँ रहेगा परपेंडिकुलर, वो अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड इनटू द पेपर भी हो सकता है, लेकिन रहेगा परपेंडिकुलर। और ये राइट हैंड रूल से हम निकाल सकते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल है। और ये आगे देखिए, अब हम जो मैंने आपको पीछे अभी बताया था कि जो इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा, उसमें थीटा 90 डालेंगे तो टॉर्क हो जाएगा पी ई। ये देखिए साइन थीटा 90 हो गया, टॉर्क मैक्सिमम क्या होगा पी ई होगा। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा 90 होता है। और इसी से हम जो है डायपोल मोमेंट पी की एक नई डेफिनेशन भी बना सकते हैं। तो डायपोल मोमेंट में ये कहूँगा कि जो है मैक्सिमम टॉर्क पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आप ये भी कह सकते हैं एक नई डेफिनेशन टॉर्क की। अभी तक आप जानते हैं टॉर्क जो है Q इंटू 2 है, आपने वो याद कर रखा है, प्रोडक्ट होता है उन दोनों का। आप यहाँ से ही बना सकते हैं कि जो डायपोल मोमेंट है वो क्या है, जो मैक्सिमम टॉर्क होता है इन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उसे कहते हैं। और केस सेकंड है, यदि थीटा 0 हो जाता है तो देखिए मैं यहाँ पर दिखा रखा है, यहाँ तो दो पी और ई के बीच में 90 था और थीटा 0 हो गया तो दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे। देखिए यहाँ से देख सकते हैं आप, पी और ई के बीच में यदि थीटा 0 हो जाए दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे और साइन 90 0 होता है, उस केस में टॉर्क क्या होगा 0 हो जाएगा। और तीसरा केस है जब, और इस पोजीशन को ध्यान रखें स्टूडेंट, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, क्योंकि जो डाइपोल होता है वो अलाइन करने की कोशिश करता है किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल ऐसे रखा हुआ था तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाती है। और थीटा जब 180 होता है तो साइन 180 अगेन 0 होता है, तो टॉर्क फिर 0 होगा। और इस केस में जो पी और ई है वो एंटी पैरेलल होंगे, क्योंकि थीटा 180 है, तो ये एंगल जो है 180 जब होगा, जब पी इधर आ जाएगा तो एंटी पैरेलल हो जाएंगे ये दोनों। तो दिस इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल डज नॉट रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन। इस केस में जो डाइपोल जो है अगर इस तरह से रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डाइपोल इधर रखा हुआ है, तो वो जो है वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन में जो है लौटने की कोशिश नहीं करेगा, इसलिए बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल वाली बैलेंसिंग कंडीशन है। तो ये था जो है टॉर्क किस पर, डाइपोल पर, कहाँ रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर। तो उस पर कह के जो है इक्वेशन आई है हमारी, टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें। और इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं। अगला हमारा टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी स्टूडेंट की आगे, क्योंकि आगे के जो टॉपिक है उसके लिए ये बेस का काम करेगा। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या होता है। इनफैक्ट जो है चार्ज को हम कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर मैं टॉपिक इसलिए दिया है क्योंकि चार्ज को हम कंटिन्यूसली जो है फॉर्म में मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में चार्ज कंटिन्यूस डिस्टेंस जो है फॉर्म में होता नहीं है। हम ये पढ़ चुके हैं कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो क्या कहता है कि जो टोटल चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है स्मॉलेस्ट चार्ज का। तो यानी कि जो है चार्ज जो है सेपरेट होते हैं, ठीक है, और काफ़ी सारे होते हैं एक छोटे से एरिया के अंदर भी। तो देखिए इसको टॉपिक को देखते हैं और इससे आप बाद में हम डिसाइड करेंगे कि चार्ज कंटिन्यूस मान सकते हैं, चार्ज के बीच में कोई स्पेस हो तो उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। देखिए वी कैन कंसिडर ए स्मॉल एरिया एलिमेंट लेते हैं हम डेल्टा एस। एक हमने छोटा सा एरिया लिया डेल्टा एस, कहाँ पर लिया, एक कंडक्टर पर। एक कंडक्टर में मैंने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया। अब इस एरिया एलिमेंट के अंदर जैसे ये कंडक्टर है इसमें, ठीक है, मैंने एक एरिया लिया, देखो ये बहुत छोटा सा मैंने इसमें स्क्वायर दिखा रखा है, इसका एरिया डेल्टा एस है। अब इस डेल्टा एस के अंदर जो है, जो कि माइक्रोस्कोपिक जो एरिया है, वेरी स्मॉल एरिया, माइक्रोस्कोप से देख सकें अपन, इतना छोटा एरिया है ये, और लेकिन इतना बड़ा भी है कि इसके अंदर जो है मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं। ठीक है, अब डेल्टा क्यू मान लीजिए अमाउंट ऑफ जो है क्या है, चार्ज है ऑन दिस एलिमेंट डेल्टा एस पर। ये डेल्टा है जो वेरी स्मॉल एरिया है, इसमें जो मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से जो टोटल जो चार्ज बना वो मान लिया मैंने डेल्टा क्यू है।
तो स्मॉल एरिया में कितना चार्ज है, डेल्टा क्यू। क्यों है ये चार्ज, क्योंकि इसे मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस स्मॉल एरिया में, और ये एरिया कितना स्मॉल है, माइक्रोस्कोप से दिखता है इतना स्मॉल एरिया है। अब सरफेस जो चार्ज डेंसिटी है ये क्या है, ये हम डिफाइन कर सकते हैं। ये देखो मैंने लिखा है डेल्टा क्यू जो है चार्ज है किसमें, डेल्टा एस एरिया एलिमेंट के अंदर। तो हम ये कहेंगे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है सिग्मा एट द एरिया एलिमेंट जो है इज क्या हो जाएगी फिर, तो देखिए यहाँ समझ में आएगा आपको, डेल्टा एस के अंदर डेल्टा क्यू चार्ज है, वेरी स्मॉल एरिया के अंदर चार्ज जो है डेल्टा क्यू है, तो 1 यूनिट एरिया के अंदर चार्ज कितना होगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस। ये बेसिक है लोअर क्लास का। तो 1 यूनिट के अंदर जो है चार्ज जो होता है उसे ही हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। ये मैंने लिखा है चार्ज पर यूनिट सरफेस, पर यूनिट एरिया, सरफेस मतलब एरिया, तो 1 यूनिट चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे आप लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है डेंसिटी होती है, तो यहाँ पर हम चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं, इसलिए इसका नया सिंबल दिया गया है सिग्मा। नाउ एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, एज देर आर डिस्क्रीट चार्जेज। स्टूडेंट ध्यान रखिए ये लाइन क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो हमने वेरी स्मॉल एरिया लिया है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो चार्ज का डिसकंटिन्यूअस होता है। एक्चुअल में चार्ज जो है सेपरेट होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से टच करे हुए नहीं होते हैं। डिस्क्रीट मतलब सेपरेट चार्ज होते हैं, विच आर सेपरेटेड बाय जो है स्पेस, उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। देखिए चार्ज के बीच में स्पेस है, यहाँ पर ये स्पेस है, इस तरह से स्पेस होता है। तो वेयर देयर इज नो चार्ज, वहाँ पर कोई चार्ज होता नहीं है। देखो यहाँ बीच में खाली जगह है, कोई चार्ज नहीं होता है। देयरफॉर जो सिग्मा होता है वो जो हम बता रहे हैं ऊपर जो है वो मैक्रोस्कोपिक जो है सरफेस डेंसिटी को शो करता है। तो सिग्मा जो है कौन सी डेंसिटी को शो कर रहा है, एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो चार्ज की डेंसिटी है उसको शो करता है, ध्यान रखें। और सिमिलरली एट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो है क्या है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम जो है एक लाइन जो है ले लें, उस लाइन का एक वेरी स्मॉल एलिमेंट ले लें और उसकी लेंथ है मान लीजिए डेल्टा एल। उस डेल्टा एल में भी कुछ चार्ज तो होगा और कुछ चार्ज का जो है क्या होगा, कुछ चार्ज होगा, वो क्या होगा, डेल्टा क्यू होगा। दोबारा से मान लिया वो चार्ज डेल्टा क्यू है। अब जो चार्ज डेल्टा क्यू है वो कितनी लेंथ में है, डेल्टा एल लेंथ में है। जैसे पहले डेल्टा क्यू चार्ज डेल्टा एस एलिमेंट में था, अब जो चार्ज है देखिए डेल्टा एल जो है लेंथ में है। अब चार्ज जैसे देखिए ये इस इतनी सी लेंथ में जो चार्ज होगा वो डेल्टा क्यू कहलाएगा। पहले इतने से एरिया में जो चार्ज था वो हमने, ठीक है, वो डेल्टा क्यू बोला। डेल्टा क्यू अब भी है, डेल्टा क्यू यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो यहाँ तो इस एरिया के अंदर चार्ज था डेल्टा क्यू, यहाँ पर जो है इतनी लेंथ के अंदर चार्ज है डेल्टा क्यू, ठीक है। तो डेल्टा क्यू जो चार्ज है वो डेल्टा एल लेंथ में, डेल्टा एल लेंथ में डेल्टा क्यू चार्ज है। तो एक लेंथ में कितना होगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल, सेम तरीका है वही। तो बोलेंगे कि जो है चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, सेम इसी तरीके से। तो 1 यूनिट लेंथ के अंदर जो चार्ज मौजूद होता है उसे लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। और 1 यूनिट जो लेंथ होती है वो कितनी छोटी लेंथ है, वेरी 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 स्मॉल, जो माइक्रोस्कोप से ही हम देख सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट तीसरा केस हो सकता है, जैसे कोई 3D ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर वॉल्यूम होता है, तो एक वेरी स्मॉल जो है वॉल्यूम का हम वो ले लें एलिमेंट और उसके अंदर चार्ज दोबारा से डेल्टा क्यू मान लेते हैं। तो 1 यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज होगा 1 यूनिट वॉल्यूम के अंदर वो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी होगा और उसके लिए सिंबल होगा रो। वहाँ सिंबल क्या था, लाइन के लिए लैम्बडा और वॉल्यूम के लिए रो और एरिया के लिए आपने देखा सिग्मा था। अब हम ये कहना चाहते हैं कि व्हेन वी टॉक टू द डेंसिटी, व्हेन वी टॉक अबाउट द डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड, जब हम किसी लिक्विड की डेंसिटी के बारे में बात करते हैं तो आप स्टूडेंट अच्छे से जानते हैं कि हम जो है उसके मैक्रोस्कोपिक डेंसिटी को ट्रीट कर रहे होते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक डेंसिटी से मतलब है जब हम किसी लिक्विड की डेंसिटी की बात कर रहे होते हैं तो उस लिक्विड को हम कंटिन्यूस मानते हैं, कंटिन्यूस फ्लूइड मानते हैं। जैसे आप जानते हो कि जो वाटर है उसके अंदर जो ईच पार्टिकल है, एक्चुअल में तो आपको पता है कि वाटर के ईच पार्टिकल के बीच में वेरी वेरी स्मॉल स्पेस होता है। इसलिए वाटर को एक गिलास में लो, चीनी डालो तो क्या होता है, वाटर का वॉल्यूम तो बढ़ता नहीं है, तो कहाँ चला जाता है वो शुगर, वो वाटर के पार्टिकल के बीच में चला जाता है।
तो आप ये जानते हैं एक्चुअल में कि वाटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस तो होता है, लेकिन फिर भी जो वाटर के मॉलिक्यूल का हम ये मानते हैं कि उनके बीच में कोई स्पेस नहीं है। इजीनेस के लिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, वेरी स्मॉल स्केल पर हम ये मानते हैं कि जो है ये सारे जो पार्टिकल एक दूसरे से टच करे हुए हैं, और इग्नोर कर देते हैं क्या, डिस्क्रीट जो है मोलिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्क्रीट जो उसका सेपरेट जो उसकी जो बनावट है कि सारे मोलिक्यूल वाटर के अलग अलग है, उसको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं जब हम कंटिन्यूस की बात करते हैं। तो ऐसे ही स्टूडेंट चार्ज के अंदर है, जब किसी एरिया के अंदर जब हम चार्ज लेते हैं, वेरी स्मॉल एरिया के अंदर, ध्यान रखना बड़े एरिया की बात नहीं हो रही, वेरी स्मॉल एरिया के अंदर जब हम चार्ज ले रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये मानते हैं कि उसके अंदर जो मिलियंस ऑफ जो चार्ज है उनके बीच में स्पेस नहीं है, नेग्लिजिबल है। तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन मानते हैं हम चार्ज का। यही हमारा टॉपिक था। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि किसी भी एरिया एलिमेंट के अंदर, किसी वेरी स्मॉल लेंथ के अंदर, किसी वेरी स्मॉल वॉल्यूम के अंदर जो है देयर इज नेग्लिजिबल स्पेस, तो चार्ज जो है कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ठीक है। और पर यूनिट जो है जो वॉल्यूम है वो चार्ज इतना होता है, पर यूनिट वो एरिया चार्ज जो है सिग्मा होता है, पर यूनिट लेंथ में जो चार्ज होता है वो लैम्बडा होता है। इसके लिए हमने 3 ये फॉर्मूले बना दिए हैं, ये हमारे आगे काम आएंगे। दिस वाज टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आगे चलते हैं स्टूडेंट। अब आपने देखा कि एक छोटे से एरिया एलिमेंट के अंदर या छोटे से वॉल्यूम के अंदर जो है चार्ज होता है, और वो चार्ज बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से मिलकर बन जाता है। ठीक है। तो एज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो हम हमारा ये टॉपिक ले रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो हम ये कह रहे हैं कि एक छोटे एरिया के अंदर जो चार्ज है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये हमने अब मान लिया है क्योंकि हम स्पेस को नेग्लिजिबल मान रहे हैं। अब कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन जो चार्ज का होता है, यानी कि बहुत सारे जो चार्ज होते हैं उसकी वजह से जो इंटेंसिटी होती है वो हम यहाँ पर निकालना सीखेंगे। ठीक है। और जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज ही होता है, इसलिए फोर्स भी कह सकते हैं। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से फोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है। क्योंकि आप ये पढ़ चुके हो कि ये देखिए, ये मैं आपको बताऊं, आप ये पढ़ चुके हो कि जो फोर्स होता है ना पर यूनिट चार्ज, वो इंटेंसिटी कहलाती है। तो इंटेंसिटी कह दो या फोर्स कह दो, एक ही बात है, ये पर यूनिट होता है बस। इंटेंसिटी क्या है, पर यूनिट है। तो हमने इसलिए यहाँ पर और लगाया है फोर्स या इंटेंसिटी, किसकी वजह से, चार्जेज की वजह से। तो देखते हैं, आइए, ये भी एक आपका टॉपिक है, बेसिक है, ये काम आएगा आगे। वॉल्यूम एज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो हम पढ़ चुके हैं अभी ऊपर, वो रो होती है, वो जो है किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पर। ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस जो है चेंज होगी तो जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो भी चेंज हो जाएगा। तो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। इट में वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, कि किसी पॉइंट पर हो सकता है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो, किसी पॉइंट पे हो सकता है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कम हो। भाई यहाँ पर जो है चार्ज वेरी क्लोज हो, डेंसिटी ज़्यादा हो, यहाँ पर हो सकता है चार्ज की डेंसिटी क्या हो, कम हो, इसलिए हमने लिखा है डिस्टेंस। तो जो डेंसिटी है वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। इट में वेरी मतलब इट में भी चेंजेबल फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, एक पॉइंट पे जो है डेंसिटी कुछ और, दूसरे पे कुछ और, तीसरे पे कुछ और। हाँ, एक बिल्कुल वेरी स्मॉल एरिया में जो डेंसिटी होती है वो हम यूनिफॉर्म मान सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चेंज होती रहती है। नाउ वी टेक एनी पॉइंट पी इनसाइड या आउटसाइड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हम क्या करेंगे, बाहर एक पॉइंट ले सकते हैं या अंदर भी ले सकते हैं। तो हमने बाहर एक पॉइंट लिया है और वो पॉइंट है हमारा पी है। ये डायग्राम देख सकते हैं आप, ये देखिए पी पॉइंट है हमारा। ये मेरे पास एक जो है वॉल्यूम है, उसके अंदर एक छोटा मैंने एक और वॉल्यूम लिया है। ठीक है। एक ये वॉल्यूम एलिमेंट लिया है एक्चुअल में, और इसके अंदर चार्ज डेल्टा क्यू है, जो पहले समझा चुका हूँ ऊपर। तो एक छोटे वॉल्यूम के अंदर टोटल चार्ज डेल्टा क्यू है। अब टोटल चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पर हम देखेंगे क्या आता है हमारे पास, फोर्स। और ये पी पॉइंट जो है, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज क्यू नोट रखा हुआ है, इसका पोजिशन वेक्टर आर नोट है, और जो ये चार्ज डेल्टा क्यू है इसका पोजिशन वेक्टर आर आई है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 1 से लेकर के n तक बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं एक छोटे से एलिमेंट में। तब हम देखते हैं फोर्स ड्यू टू द चार्ज एलिमेंट डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू जो चार्ज के एलिमेंट्स है बहुत सारे इस डेल्टा क्यू में, यानी कि जो टोटल चार्ज की वजह से जो फोर्स लगने वाला है स्मॉल वॉल्यूम के अंदर, जो टोटल चार्ज है डेल्टा क्यू, उसकी वजह से जो फोर्स लगने वाला है किस पर, स्मॉल टेस्ट चार्ज क्यू नोट पर। इस क्यू नोट पर जो है टोटल चार्ज की वजह जो फोर्स लगेगा वो कूलॉम लॉ से हम निकाल सकते हैं। तो कूलॉम लॉ क्या कहता है, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 क्या है हमारे पास, Q नोट है, Q2 क्या है जो टोटल चार्ज है,
और डिस्टेंस इन दोनों के बीच में जो अपना डिस्प्लेसमेंट जो वाली जो डिस्टेंस है वो लिखेंगे, इनटू हम जो है यूनिट वेक्टर लगा देंगे क्योंकि वेक्टर ले रहे हैं अपन यहाँ पर। अब अपन क्या करते हैं कि क्यू नॉट अपॉन एज इट इज कर लेंगे और इसकी जो वैल्यू है जो है डेल्टा क्यू की वो हम ऊपर से लिख लेंगे। वॉल्यूम वाली केस में देखिए यहाँ से डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या है, रो इंटू डेल्टा वी आएगी, वो हमने यहाँ डाल दी है। बाकी सब ऐसे कैसे है। अब जो ये अपना जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आर आई नॉट ये वाला, इसको मैंने आर आई डैश भी लिया है, तो आर डैश भी ले सकते हैं और आर आई से, क्योंकि आई से स्टार्ट हो रहा है, देखिए इसका पोजीशन वेक्टर आर आई है, तो आर आई से आर नॉट भी ले सकते हैं और आर डैश भी ले सकते हैं। तो आर डैश और आर आई नॉट एक ही बात है, कन्फ्यूज ना हो, इससे तो बड़ा जल्दी याद रहेगा आई से क्यू नॉट की तरफ। तो ये जो है पोजीशन वेक्टर है, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ट्रायंगल लॉ से निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर माइनस दिस वेक्टर, ये देखिए, एंड डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होगा, रो इंटू डेल्टा वी, ये ऊपर बता चुके हैं। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमने ये पढ़ा था कि किसी जो है टेस्ट चार्ज पर लगने वाला जो टोटल फोर्स होता है वो इंडिविजुअल फोर्सेज के सम के इक्वल होता है। तो टोटल फोर्स जो होता है इस पर जो एफ होगा वो क्या होगा, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पढ़ चुके हैं पिछले वाले टॉपिक में। वो जो है ये तो कांस्टेंट टर्म होता है, बाहर आ जाता है, और यहाँ पर क्या आएगा अपने पास, ये वाला चार्ज आएगा डेल्टा क्यू अपॉन क्या आएगा, ये डिस्टेंस का स्क्वायर, और यहाँ आर कैप आएगा। तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास, आर डैश है, तो आर डैश का स्क्वायर आ गया और आर डैश का कैप आ गया, और यहाँ डेल्टा क्यू आना चाहिए, तो डेल्टा क्यू की हमने वैल्यू डाल दी यहाँ से, ये हमारे पास आ चुका है। अब जब डेल्टा वी वेरी वेरी स्मॉल होगा, टेंस टू जीरो, मतलब इसका मतलब होता है डेल्टा वी इज वेरी वेरी क्लोज टू जीरो। जब ये एरिया वो सॉरी वॉल्यूम एलिमेंट वेरी स्मॉल है, मतलब बिल्कुल जीरो के काफ़ी नज़दीक है, वेरी स्मॉल वॉल्यूम है, तो जो सम है वो क्या बन जाएगा, इंटीग्रल बन जाएगा। एंड टोटल फोर्स जो है वो हम ऐसे लिख सकते हैं उस केस में, तो एफ इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हम पूरा वॉल्यूम ले रहे हैं इसलिए हमारे पास आ जाएगा रो इंटू डेल्टा वी आर डैश स्क्वायर आर डैश कैप, ठीक है। और आप चाहे डैश ना लिखना चाहें तो आप जो है डैश की जगह ये भी लिख सकते हैं आर आई नॉट। मैंने ऊपर बताया था आपको कि ये जो है आर आई नॉट और आर डैश एक ही बात है, मैंने यहाँ पर आर डैश लिया है, चाहे यहाँ पर आर आई और नॉट भी ले सकते हैं। तो ये अपने पास एक्सप्रेशन आएगा। तो ये क्या एक्सप्रेशन आया, जो फोर्स है किस जो है वर्क कर रहा है किसी टेस्ट चार्ज पर, किसकी वजह से, एक वॉल्यूम एलिमेंट में जो चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से टेस्ट चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स है वो ये होता है, ठीक है। अब ये वॉल्यूम एलिमेंट की वजह से, ऐसे ही हम सिमिलर निकाल सकते हैं एरिया एलिमेंट की वजह से, यहाँ डेल्टा एस आ जाएगा बस, और ऐसे ही हम लाइन एलिमेंट की वजह से निकाल सकते हैं। तो आप ये देखेंगे अभी अगले वाले, ये देखिए इस अगले वाले एक्सप्रेशन में सिमिलरली टोटल फोर्स जो है ड्यू टू द कंटिन्यूस लाइन डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मान लीजिए एक लाइन का डिस्ट्रीब्यूशन है, उस पर जो वेरी स्मॉल लाइन एलिमेंट लेते हैं तो टोटल फोर्स ये आ जाएगा, क्योंकि लाइन में हम डेल्टा एल लेते हैं और वहाँ पर सिंबल जो है क्या था, लैम्बडा था, तो ये लैम्बडा आ जाएगा। बाकी सब ऐसे कैसे रहेगा। ऐसे ही जब वो अपन एरिया एलिमेंट लेंगे तो सिग्मा आ जाएगा, यहाँ पर लैम्बडा की जगह, तो देखिए सिग्मा आ गया, यहाँ एस लगा देंगे, ठीक है। बस इस तरह से आपका ये दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये हमने सीखा, और बाकी जो पार्ट है हमारा आएगा वो गॉस लॉ, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।